Good morning students and my dear friends. Today is 20th of December 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और रीसेंट आरबीआई के डिसीजन से रिलेटेड है। इसी के साथ आरबीआई के एक और डिसीजन से रिलेटेड न्यूज़ है जो पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है मिंट के, वो भी हम इसके ही साथ कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, विलफुल डिफॉल्ट मे बी स्टॉप्ड अर्लियर। तो अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के कई सारे नॉर्म्स भी प्रोपोगेट किए थे, कई सारे नॉर्म्स में चेंजेस भी लाया था, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था विद इन 6 मंथ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए बिफोर क्लासिफाइंग एनी अकाउंट इनटू विलफुल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर द बोरोवर कैन गेट और शुड गेट अ चांस ऑफ हेयरिंग। तो इस तरह के कई नॉर्म्स आए थे। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी। तो उसी न्यूज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए हम आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। जब ये विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ नॉर्म्स मॉडिफाई किए थे, उसके बाद से जो बैंक थे यानी जो लेंडर्स थे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उन्होंने कई सारे सजेशंस जो थे, कई सारे रिकमेंडेशन सेंट्रल बैंक को दिए थे और कहा था कि अगर उनके रिकमेंडेशंस माने जाते हैं या आरबीआई उनको कंसीडर करता है तो प्रॉबेबली जो विलफुल डिफॉल्ट के केस हैं उनको ईजिली फ्लेक्सिबल मैनर में वाइंड अप किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एनपीए को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कॉशियस होगा क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है और स्पेशली अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर के और एनपीए को लेकर के कई सारे मेजर्स लिए हैं। तो उसी मेजर की कैटेगरी में विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के भी कई सारे नॉर्म्स रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किए थे। अब क्या है आज की न्यूज़ में, क्या है आज की न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो लेंडर्स ने, जो बैंक्स ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बैंक को सजेशंस दिए थे कि जो बोरोवर्स हैं उनकी इन पर्सन हेयरिंग की जाए बिफोर क्लासीफाइंग देयर अकाउंट, बिफोर आइडेंटिफाइंग देयर अकाउंट एज स्ट्रेस। इट मीन्स जो बोरोवर है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको इन पर्सन सुना जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि पहले उससे डायलॉग स्टैब्लिश किए जाए, इसके बाद उसके अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर के केस में विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अकाउंट विलफुल डिफॉल्टर या कोई भी बोरोवर विलफुल डिफॉल्टर का टैग उस पर लग जाता तो डेफिनेटली वो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से उसको लगभग सारी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, फिर वो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से वो बोरोवर जो है वो शट आउट कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो लेंडर्स हैं उन्होंने बोला है कि इससे दोनों को ही फायदा नहीं, बैंक्स की रिकवरी भी नहीं होती है और जो बोरोवर्स होते हैं वो भी फ्यूचर में फॉर्मल बैंक सर्विसेज जो है वो अवेल नहीं कर सकते हैं। तो बेटर रिकवरी के लिए और एक्सेसिबल फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज के लिए इन पर्सन हेयरिंग बहुत ज़रूरी है बिफोर क्लासीफाइंग एनी लोन अकाउंट एज अ स्ट्रेस। तो इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, प्रॉबेबली बैंक्स के इस सजेशन को कंसीडर कर सकता है जहां पर जो इंडिविजुअल बोरोवर है उसको इन पर्सन हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए बिफोर क्लासीफाइंग हिज और हर अकाउंट एज अ एनपीए, स्ट्रेस और विलफुल डिफॉल्टर। पहले क्या था? पहले जो इन पर्सन हेयरिंग थी वो ऑप्शनल थी और जनरली जो बैंक से उसको लास्ट ऑप्शन कंसीडर करते थे बिफोर क्लासीफाइंग एनी बोरोवर एज विलफुल डिफॉल्टर। लेकिन बैंक्स का मानना है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इन पर्सन हेयरिंग स्टार्ट कर दें या डायलॉग स्टार्ट कर दें बोरोवर से, तो देयर आर higher chances of recoveries, there are higher recoveries in comparison to this option when we go for लास्ट स्टेज इन पर्सन हेयरिंग और लास्ट स्टेज डायलॉग। तो इसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक से सजेशंस को कंसीडर कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली आरबीआई जो है वो इन पर्सन हेयरिंग को कंपलसरी या मैंडेटरी बना सकता है एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफाइंग लोन अकाउंट एज स्ट्रेस्ड। और रिसेंटली जो मीटिंग भी हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की, टॉप बैंकर्स के साथ, उन्होंने भी फ्लेक्सिबल
रिकवरी प्रोसेस की बात करी रादर देन गोइंग फॉर प्रोट्रैक्टेड लीगल प्रोसेस की इमीडिएटली आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को या बोरोवर को स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसेस में डाल दें विदाउट इवन हियरिंग दैट पर्टिकुलर बोरोवर वंस। तो रिसेंट जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी जो टॉप बैंकर्स हैं, टॉप बैंकर्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने फ्लेक्सिबल रिकवरी प्रोसेस को फेवर किया है और उनका ये मानना है कि इस तरह की प्रोसेस से, कि डायलॉग से और अदर ऑप्शंस देने से जो रिकवरी होती है वो हायर होती है। तो जो विलफुल डिफॉल्टर फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट्स ऑफ, जो कि जनवरी में एंटिसिपेट करी जा रही है, जिसमें आरबीआई फाइनल गाइडलाइंस पब्लिश करेगा विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के, प्रॉबेबली उसमें इन पर्सन हियरिंग को एज अ फर्स्ट स्टेज इंक्लूड किया जा सकता है। और अगर आपको रेगुलर आपको पता है, सितंबर में ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के कई सारे नॉर्म्स प्रोपोगेट किए थे, जहां पर आरबीआई ने क्लियरली बोला था लेंडर्स को, बैंक्स को, कि विद इन 6 मंथ आप अकाउंट को क्लासीफाई करिए एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। अगर 90 दिन तक किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में या तो उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को एनपीए अकाउंट क्लासीफाई कर सकते हैं बैंक से विदाउट इवन गिविंग अ चांस ऑफ हियरिंग टू द बोरोवर। हालांकि जो फाइनल गाइडलाइंस जनवरी में आने वाली हैं उसको लेकर के प्रोबेबली इन पर्सन हियरिंग को मैंडेटरी किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लोन्स रिटर्न ऑफ बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। आप देख सकते हैं 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स का कंपैरेटिव डेटा भी है, तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग, और जिस तरीके से क्रेडिट सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके बाद उसका पोटेंशियल रिस्क क्या है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक और न्यूज़ है जो कि आरबीआई के डिसीजन से ही रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आरबीआई कट्स ऑफ लेंडर्स फ्रॉम लोन एवरग्रीनिंग वाया एआई। अब AIFs क्या होते हैं? AIF stands for Alternative Investment Fund, and these funds are defined in SEBI Regulation Act 2012. It is basically refers to any privately pooled investment firm, whether from Indian or foreign sources, in the form of a trust or a company or a body corporate or a limited liability partnership firms. तो बेसिकली इनको सेबी रेगुलेट करता है, और कई बार बैंक्स जो हैं वो लोन एवरग्रीनिंग की प्रोसेस में AIFs को हाईली यूज करते हैं। व्हाट इज दिस लोन एवरग्रीनिंग? इट इज बेसिकली द प्रैक्टिस डन बाय लेंडर्स and it refers to the practice extending a new loan to a borrower to repay the older loan। मतलब एक कोई ऐसा बोरोवर है जिसका PNB से SBI में ऑलरेडी एक लोन चल रहा है और वो उसको पे नहीं कर पा रहा, तो उस लोन को रीपे करने के लिए बैंक जो है उसको दूसरा लोन देते हैं। And this practice of loan evergreening allows the banks to avoid classifying any account as a NPA। और उससे क्या होता है, बैंक्स की जो बुक है, फाइनेंशियल बुक्स है, वो अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को उतनी हायर प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती अपने एनपीएस के लिए। तो एवरग्रीनिंग हेल्प्स द बैंक टू डीले द रिकॉग्निशन, allowing the default borrowers or the borrowers or NPA to present in a healthier balance sheet। जैसे कि कुछ अगर फेवरेबल बोरोवर्स होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा लोन दे दिया था और उन्हें दोबारा से नए बोरोवर्स में क्लासीफाई कर दिया था इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग देम एज एनपीए, क्योंकि वो एक्चुअली में एनपीए होते हैं बट बैंक जो है उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, फिलहाल हम वो रीजंस नहीं डिस्कस करते। इंपॉर्टेंटली यही होता है कि बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू शोकेस दैट देयर एनपीए हैज इंक्रीज्ड, और इसीलिए लोन एवरग्रीनिंग की प्रोसेस होती है। और लोन एवरग्रीनिंग के प्रोसेस में जो AIFs हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अब उसी को लेकर के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट हैज़ क्लैम्प्ड डाउन ऑन लेंडर्स एवरग्रीनिंग लोन थ्रू यूज ऑफ दीज AIFs, जो कि पहले भी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ऑलरेडी इस पर रेड फ्लैग रेज किया था। अब फाइनली आरबीआई जो है वो इस पर्टिकुलर AIFs को लेकर के स्ट्रिक्ट हो रहा है, एंड फ्रॉम नाउ बैंक्स विल नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन द स्कीम ऑफ एनी AIF दैट हैज इन्वेस्टेड इन अ बोरोवर और इन्वेस्टी ऑफ लेंडर। और ऑलरेडी ये सेबी ने पहले ही सजेस्ट किया था, अ मूव दैट रेगुलेटर सेड एम्स टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ एवरग्रीनिंग। तो लोन एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए अब फिलहाल के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैंक्स के एक्सपोजर्स को
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बैंक्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि किसी भी तरह के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करें या एक्सपोजर करें जिसमें ऑलरेडी किसी बोरोवर ने इन्वेस्ट कर रखा है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू एक्चुअली स्टॉप दिस लोन एवरग्रीनिंग, और इसकी वजह से हमें बैंक्स की क्लियर बुक, हो सकता है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले एनपीए डिक्लेरेशन में, एनपीए के डिस्क्लोजर में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टाटाज मे कंट्रोल जमशेदपुर एडमिन एज स्टेट गिफ्ट्स। तो फाइनली टाटा ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में जो कई सालों से जो लीगल क्लाउड चल रहा था उसमें कुछ क्लैरिटी देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है झारखंड गवर्नमेंट ने लास्ट वीक अपनी परमिशन दे दी है, जहां पर जमशेदपुर को, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.69 मिलियन है जिस सिटी की, उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह की परमिशन झारखंड गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब जमशेदपुर क्या है, वाई देर इज सो मच लीगल क्लाउड और लीगल हर्डल्स और लीगल डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड दिस पर्टिकुलर टाटा ग्रुप। तो जमशेदपुर जो है वो इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी है जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर मिस्टर जमशेद टाटा ने स्टैब्लिश किया था, और ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंडिया की पहली स्टील मिल जो थी वो लगाई गई थी। और इसको लेकर के टाटा ग्रुप का कहना था कि ये जो टाउनशिप है ये टाटा ग्रुप के फाउंडर ने स्टैब्लिश करी है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो टाटा ग्रुप को दे दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से अपोज कर रही थी क्योंकि सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है यहाँ की, लेकिन फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल पहले ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को ये पर्टिकुलर जो सिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, वहाँ के जो लोकलाइट्स है वो भी इस पर्टिकुलर हैंडओवर को अपोज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर टाटा जो है वो इस पर्टिकुलर सिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो डेफिनेटली उसको सिविक कम्युनिटीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसके बाद प्रोबेबली वो इलेक्शन में, स्पेशली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो बिजनेस जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था। वहाँ के लोकल जो थे वो भी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के अपोजिशन में थे, लेकिन फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड गवर्नमेंट ने लास्ट वीक अपना अप्रूवल दे दिया है, जहाँ पर जमशेदपुर को एज अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर किया जाएगा अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजन के तहत फाइनली जो डिकेड ओल्ड लीगल क्लाउड है, ऐसा कहा जा रहा है काम ये खत्म होने वाला है, जहां पर टाटा ग्रुप को एडमिन कंट्रोल जो है वो जमशेदपुर का दिया जा सकता है। और इसको लेकर के टाटा ग्रुप जो है वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवांस नेगोशिएशन की स्टेज पर है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से भी फाइनल अप्रूवल मिल जाए। एंड वंस this particular discussion is finalized, तो प्रॉपरली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टाटा ग्रुप के पास आ जाएगा। हालांकि अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें, प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें, टाटा ग्रुप हैज बीन प्रोवाइडिंग द लोकल सिविक एमिनिटीज इन पास्ट सेंचुरीज, बट देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरिया लीगली सिंस झारखंड गवर्नमेंट डिड नॉट नोटिफाई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस टाउनशिप। तो फाइनली इसको टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप का स्टेटस दे दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा। हालांकि अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। सॉफ्टर ग्लोबल ऑयल प्राइस कट, विंडफॉल टैक्स कलेक्शन। तो इंडिया का जो विंडफॉल टैक्स मॉपअप है, जो विंडफॉल टैक्स कलेक्शन है, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कहां से विंडफॉल टैक्स कलेक्ट होता है? क्रूड ऑयल से और ऑटो फ्यूल से। अगर आपको विंडफॉल टैक्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन, इस पर्टिकुलर चैनल में एक डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, वहां पर विंडफॉल टैक्स का एक सेपरेट वीडियो बना है, आप उसको देख सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है हार्डली। तो जो रिसेंटली क्रूड ऑयल और ऑटो फ्यूल्स के जो प्राइस हैं वो कम होने की वजह से, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो फॉल होने की वजह से जो विंडफॉल टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो रिड्यूस हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम द विंडफॉल टैक्स लेविड ऑन डोमेस्टिक सेल ऑफ द क्रूड ऑयल टू रिफाइनरीज एंड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फेल 9% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली रुपी 1.5 ट्रिलियन का कलेक्शन हमें अप्रैल से अक्टूबर मंथ में देखने को मिल रहा है, और ये पिछले साल से 9% कम है। रीजन सिंपल है,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल हुआ है और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं पिछले साल के कंपैरिजन में उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये विंडफॉल टैक्स कलेक्शन भी रिड्यूस हो रहा है। और आपको पता होगा थोड़ा सा भी अगर विंडफॉल टैक्स के बारे में, तो जो ये एक्सेस प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है, जब नॉर्मल प्रॉफिट जो कंपनीज अर्न करती हैं स्पेशली क्रूड ऑयल सेगमेंट में, फ्यूल सेगमेंट में, उस पर लेवी किया जाता है। तो प्राइस डाउन हो रहा है तो डेफिनेटली जो टैक्स का क्वांटम है वो भी डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से कलेक्शन भी फॉल कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वॉर इन यूक्रेन स्नैप सप्लाई ऑफ रेयर कैंसर ट्रीटमेंट मॉलिक्यूल। तो जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट के जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, की रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उनका इंपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के मेडिकेशंस में इंपैक्ट पड़ रहा है। और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसका फ़र्क ये पड़ रहा है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर लुकिंग फॉर लेस इफेक्टिव मेजर्स। और लेस इफेक्टिव मेजर्स मीन्स उनका इम्पैक्ट या उनका जो इफेक्ट है ट्रीटमेंट पर वो कम होता है, जिसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट डिले हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल इस क्राइसिस की वजह से इंडिया में जो कैंसर ट्रीटमेंट मॉलिक्यूल का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात करें तो लगभग 3 साल से ये for more than 1 year, not 3 years, for more than 1 year there has been no import of एक्टीनियम-25 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर। तो इस तरह कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। लेट अस सी कि कैसे गवर्नमेंट इसको ओवरकम करते हैं। फिलहाल के लिए प्रॉब्लम अभी लाइमलाइट में नहीं आई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे लाइमलाइट में आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर लेस इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट अप्रोच। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। IMF फ्लैग्स इंडियाज डेट रिस्क, गवर्नमेंट डिसएग्री। कल IMF ने अपनी एनुअल आर्टिकल कंसल्टेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है, और उस रिपोर्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्न किया है इंडिया को जनरल गवर्नमेंट डेट और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो इंक्रीज हो रहा है उसको लेकर के। जनरल गवर्नमेंट डेट में जनरली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो डेट होते हैं, गवर्नमेंट का जो लोन होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। और उसको लेकर के IMF ने अपना प्रोजेक्शन दिया है कि जो एक इंडियन गवर्नमेंट का जो डेट है, जनरल गवर्नमेंट डेट है, ये मीडियम टर्म में आगे आने वाले कुछ सालों में ही 100% ऑफ GDP हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डेट could exceed 100% of GDP in upcoming medium term। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रिस्क हैं वो हाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को, इंडिया को जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट अचीव करने हैं उसके लिए गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्यूचर में। और चूंकि मीडियम टर्म में ऑलरेडी ये 100 का मार्क क्रॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहेगी। हालांकि ये तो रिपोर्ट स्पेकुलेशन जो है वो IMF की है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट IMF के इस प्रोजेक्शन से डिसएग्री करती है। गवर्नमेंट का कहना है कि रिस्क फ्रॉम द सोवरेन डेट आर एक्सट्रीमली लिमिटेड एज इट इज प्रीडोमिनेंटली डिनोमिनेटेड इन डोमेस्टिक करेंसी। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने क्लियरली इस पर्टिकुलर जो स्पेकुलेशन, जो फोरकास्ट है, जो प्रोजेक्शन की IMF ने, गवर्नमेंट उससे डिसएग्री करती। गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो लोन लेते हैं वो प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक करेंसी में होता है, तो जो रिस्क कैलकुलेशन IMF ने किया है दैट इज नॉट एक्चुअली एक्यूरेट। और रिस्क ऑन सोवरेन डेट आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल लोन है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द लोन है वो इंटरनल इन नेचर है और डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड है। तो बहुत ज़्यादा लोन रिस्क जो आप बता रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिस्क है, वो लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। हालांकि ये IMF की रिपोर्ट है एंड दिस रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्विलांस फंक्शन अंडर द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट विद मेंबर कंट्री। और लगभग हर साल IMF ये लोन जो है, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, जहाँ पर कंट्रीज के लोन सस्टेनेबिलिटी, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन सस्टेनेबिलिटी और कई सारे रिस्क को एनालाइज किया जाता है। तो दिस इज द डेट बर्डन टू राइज, डेट टू GDP रेशियो, जनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एक्चुअली में कितना है आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 25 तक का प्रोजेक्टेड डेटा दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि एक्सटर्नल जो एक्सपोजर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जो जनरल लोन है वो करेंसी, लोकल करेंसी डिनोमिनेटेड है। लेट अस सी, you can just have the glimpse of it and point and counter point की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जो कि समय इंडिया में शूट अप हो रहा है, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के IMF ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दिया है और इंडिया ने उसके साइड से क्या काउंटर पॉइंट दिए हैं। दिस इज वेरी वेरी
क्रिस्टल क्लियर टेबल, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। टेलको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वेट में इन 5 मंथ। तो अभी कल हमने नए टेलीकॉम बिल के बारे में डिस्कस किया, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रोबेबली ऑक्शन जो है वो ऑप्शनल हो सकता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट कर सकती है किसी भी स्पेक्ट्रम को, और जब चाहे गवर्नमेंट वापस ले सकती है। हालांकि उसकी कंडीशंस भी डिफाइंड है। कल का अगर आपने न्यूज़ एनालिसिस नहीं सुना है तो इस न्यूज़ को समझने के लिए आप उस न्यूज़ एनालिसिस को ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ उस पर्टिकुलर न्यूज़ के एक्सटेंशन में है जो कल हमने डिस्कस करी है। तो आज की न्यूज़ क्या है? आज की न्यूज़ है कि जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल, टेलीकॉम बिल जो है वो प्रेजेंट हुआ है, उसको देखते हुए जहां पर स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करने की पावर गवर्नमेंट के पास सिक्योर करी गई है, उस पर्टिकुलर बिल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सेटकॉम प्रोवाइडर्स है, जो सेटकॉम प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उनको एटलीस्ट 4 to 5 months और वेट करना पड़ेगा बिफोर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट। ऑक्शन को तो गवर्नमेंट ने सेकेंडरी बता दिया है या ऑप्शनल बता दिया है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा उसके लिए भी जो सेटकॉम कंपनीज हैं उनको एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 महीने का वेट करना पड़ सकता है। अभी की कंडीशन क्या है? जो हमारे सेटकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो सेटकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल, बैक, वन वेब, इनके सारे लगभग सारे क्लियरेंसेस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इन्होंने सारे क्लियरेंसेस ले लिए हैं, बस उनका सिर्फ वेट ये हो रहा है कि जैसे ही उनको स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बाद इमीडिएटली जो सेटकॉम सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे एज पर द सोर्सेस। तो ऐसा कहा जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं इस पर्टिकुलर एरिया में कि बिल इज टू बी फुल्ली डिबेटेड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट ओनली बाय बजट सेशन इन फरवरी। तो फरवरी में प्रोबेबली टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो पास होगा, हालांकि इस पर फुल डिबेट किया जाएगा। तो अगर हम इस तरह के माइलस्टोन्स को देखें कि फरवरी में ये बिल पास किया जाएगा, इसके बाद डिपार्टमेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो रूल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इन सारी प्रोसेस के बाद ही प्रोबेबली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का, ये स्टार्ट हो सकता है। और उसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पिछले 3 महीनों से कुछ उसने बहुत खास उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। आगे कहा जा रहा है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म और रिजर्व प्राइस को लेकर के डिसीजन वही अथॉरिटी लेगी। तो प्रोबेबली ये सारे डिसीजन के बाद पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर उसके रूल्स बनेंगे, रूल्स के बाद उसका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, वो उसके प्राइसिंग मैकेनिज्म, रिजर्व प्राइस को डिसाइड करेंगे, और इसी के बाद प्रोबेबली जो है वो एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा सकते हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो फिलहाल के लिए अभी स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए कंपनीज को और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, और फिलहाल कंपनी के लिए ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, अच्छा अप्रोच नहीं, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उनकी संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लग चुकी है, दे आर वेटिंग फॉर ओनली स्पेक्ट्रम एलोकेशन। लेट अस सी कि एक्चुअल में उन्हें कब मिलता है। तो एक आइडियल टाइम बताया जा रहा है, एक्चुअली में कब एग्जीक्यूट होता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मोदी एंड नेतन्याहू शेयर्स मैरीटाइम ट्रैफिक कंसर्न। तो ट्यूसडे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इजरायली काउंटर पार्ट मिस्टर बेंजामिन के साथ कन्वर्सेशन किया, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन किया, जहां पर इजराइल हमास को लेकर के कई और जो शेयर्ड कंसर्न है वहां पर उन इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इजराइल हमास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है इंडिया और इजराइल के लिए, दैट इज सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक इन द रीजन। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ली और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई कन्फ्लिक्ट अगर अराइज हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पीसफुली उसका रेजोल्यूशन किया जाए। इसके अलावा जो हॉस्टेज हैं उनको रिलीज को लेकर के भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। उन्होंने बोला कि डायलॉग और डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड टू असिस्ट द अफेक्टेड पीपल। तो 2-3-4 इशूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन पर डिस्कशन हुआ। हालांकि दिस वॉज द प्रोडक्टिव डिस्कशन, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड इसका कितना इंप्लीकेशन देखने को मिलता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ऑल्दो India is in consistent favor of early restoration of peace and stability in that region, क्योंकि इंडिया के लिए probably उसका इम्पैक्ट हमें अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या अदर ट्रेड सेगमेंट पर देखने को मिल सकता है। दैट इज वाई इंडिया वांट्स दिस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। आरबीआई क्लैंप्स डाउन ऑन एवरग्रीनिंग बाय एआईएफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसमें एक कुछ एडिशनल पॉइंट ये हैं कि बैंक्स और एनबीएफसीज को 30 डे की विंडो दी गई है कि अगर उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट एआईएफ्स में है तो उसको इमीडिएटली लिक्विडेट कर दें इफ एन एआईएफ हैज एनी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। तो 30 दिन की विंडो दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज और बैंक्स को कि अपने एआईएफ्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट करें। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो है उनको डायरेक्ट किया गया कि 100% प्रोविजन करें ऑन सच इन्वेस्टमेंट इफ नॉट लिक्विडेट विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर उसको लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए 100% प्रोविजनिंग आप करें, क्योंकि उसको हम एनपीए ही मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई एडवाइजेस टू फॉलो द कंसर्न रेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां भी हमने अभी मिनट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब इसको लेकर के एआईएफ इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। लेट अस सी कि क्या इसका इंपैक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाई कोर्ट ऑर्डर स्पाइस जेट टू पे $450K टू लेसर्स बाय Jan 3। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को जो लो कॉस्ट कैरियर स्पाइस जेट है इंडिया में उसको डायरेक्ट किया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली $450,000 अप्रॉक्सीमेटली 3.7 करोड़ का पेमेंट करे टू 2 इंजन लेसर्स बाय January 3। तो जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं स्पाइस जेट पे उनको क्लियर करने की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही और सीधे सीधे डायरेक्शंस दिए कि जो 2 इंजन लेसर्स हैं आपके उनके जितने भी ड्यूज हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.7% करोड़ तो आप इसको सेटल करिए। यू कैन कैंसिल योर फ्लाइट। सुप्रीम हाई कोर्ट डजंट नीड टू हेयर दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं पे कर पाए तो आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करिए, फ्लाइट को ग्राउंडेड करिए, बट जो ड्यूज हैं लेसर्स के उनको रीपे करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री रिवेन्यू सिंस लास्ट 5 years। और ये स्पाइस जेट भी इंडिगो गो फर्स्ट पर स्पाइस जेट भी इसमें एक नया नाम आ रहा है जहाँ पर स्पाइस जेट पे कई सारे ड्यूज हैं और इंडियन एविएशन के लिए, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़। आप देख लेते हैं नेक्स्टली पीएम कुसुम टू गो ऑफ बजट, स्टेट्स टू टेक इट फॉरवर्ड। तो 2018 में जो पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च करी गई थी, क्या थी पीएम कुसुम स्कीम? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, जो कि पीएम कुसुम के नाम से प्रोपोगेट करी गई थी 2018 में, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके सोलराइजेशन की बात करी गई थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी से पूरी करी जाए और इसके लिए पीएम कुसुम 2018 में लॉन्च करी गई थी। हालांकि उस लॉन्च के बाद पैंडेमिक आ गया, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, दिस स्कीम हैज बीन मार्ड और दिस स्कीम हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग बजट है उस बजट में इस पर्टिकुलर स्कीम को किसी भी तरह का एलोकेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस स्कीम की जो इफेक्टिवनेस इंप्लीमेंटेशन रहा ऑन ग्राउंड वो उतना नहीं रहा जितना गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया था, या हम ये कह सकते हैं कि दिस स्कीम हैज बीन अनसक्सेसफुल। अब इसके बाद ये है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अब इस स्कीम को स्टेट्स को पास कर रही है कि स्टेट्स गवर्नमेंट चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस स्कीम को कस्टमाइज करके अपने अपने स्टेट में ऑफर कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट नीड। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स पर डाल दिया गया है कि इफ स्टेट वांट दे कैन टेक दिस पर्टिकुलर पीएम कुसुम स्कीम फॉरवर्ड, लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में इस स्कीम में किसी भी प्रकार का एलोकेशन नहीं करने जा रही है। स्कीम्स एक्सेप्टेंस अमंग द फार्मर्स वाज आल्सो इंपैक्टेड बाय फोनी एजेंसीज। तो कई सारे लूप होल्स थे इस स्कीम में। मोर इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ फंड, पैंडेमिक ने इस स्कीम को इम्पैक्ट, के इंप्लीमेंटेशन को इम्पैक्ट किया। इसके अलावा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल भी थे। तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो इसके कंपोनेंट्स थे, जहां पर जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो पाए, जितना होना चाहिए था उतना अचीव नहीं हो पाए। तो इसी को लेकर के फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज करी। कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी था, कंपोनेंट सी था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि फिलहाल हम अब इस पर्टिकुलर स्कीम को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर लाइकली टू रिव्यू आईबीसी बिल ओनली आफ्टर पोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए आईबीसी बिल मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। आईबीसी बिल को अभी फिलहाल के लिए रिविजिट नहीं करेगी, जैसा कि एंटिसिपेट किया जाता है कि अब ये जो बिल है, जो आईबीसी कोड आया, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, जो कि इनिशियली बहुत इफेक्टिव दिख रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको रिविजिट करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को जनरल इलेक्शन जो कि जुलाई और अगस्त में शेड्यूल है उसके बाद ही रिव्यू करेगी और जो इसमें चेंजेस हैं उनको एक्सेस करके अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो फिलहाल के लिए जो इसको रिविजिट करने की, रिव्यू करने की जो नीड है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है।
अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो 2016 में ये कोड लाया गया था और इसके वजह से हालांकि कई सारे चेंजेस भी किए गए, लेकिन इन चेंजेस की वजह से ही कहा गया कि प्रोबेबली इस बिल को ओवरऑल एक बार रीलुक करने की जरूरत है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को डायरेक्शंस भी दिए गए थे। तो कंप्लीट ओवरऑल जो आईबीसी का करना है वो फिलहाल अब नेक्स्ट इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के बाद ही होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, लिक्विडिटी डेफिसिट इन बैंकिंग सिस्टम वाइडेंड टू ओवर ₹2 ट्रिलियन। कल की न्यूज़ में हमने बैंकिंग सेक्टर में जो लिक्विडिटी की क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ है। फंड रेज बाय बैंक्स थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इन दिसंबर क्लॉक द हाईएस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो दिसंबर में जो बैंक्स ने जो फंड रेजिंग करी है स्पेशली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू, वो हाईएस्ट पहुंच गई है और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि बैंकिंग सेक्टर में इस समय जो लिक्विडिटी है दैट इज़ वेरी टाइट और इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 2.01 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है ऑन मंडे। और ये जो लिक्विडिटी डिफिसिट हमें इस समय देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? ऑन द बैक ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग जो एडवांस टैक्स पेमेंट्स आउटफ्लो है उसकी वजह से ये लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन आ रही है। अराउंड 4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ आउटफ्लोज आर एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स एंड जीएसटी पेमेंट्स इन द मंथ ऑफ डिसंबर। हालांकि इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में करंटली हमें लगभग ओवरऑल हमें हर मंथ में लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन ही देखने को मिलेगी एंड दिस इज द नेट लिक्विडिटी इंजेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रुपी करोड़। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।